हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसका जो टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी बनेगा। लेकिन इसका जो है आंसर की आप लोगों को वीडियो में दे दिया गया है, लेकिन हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद आपको याद हो जाए अच्छे प्रकार से 30 का 30 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ट्रिक से आप लोगों को याद करवाया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, मनुष्य होगा, जल होगा, या फिर और भी ऑप्शन है, सूर्य ताप होगा, लौह अयस्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जैव संसाधन के बारे में बोला है। तो इससे आपको ये याद रखना है ना कि जैव जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जान होता है। तो बताइए, इसमें जीवन किस में पाया जाता है? मनुष्य में, जल में, सूर्य में, या फिर लौह अयस्क में? तो आप कहोगे मनुष्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीरों के हिसाब से, गरीबों के हिसाब से, यानी आपको बताना है कि सरकार के हिसाब से बांटोगे, गरीबों के हिसाब से बांटोगे, या फिर न्याय संगत करोगे। तो यहाँ पे देखिए, मानव जीवन में जो गुणवत्ता और विश्व में शांति बनाए रखना है, और जो संसाधन होता है, संसाधन क्या होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलो ना, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बांटेंगे कि मतलब कि ना शांति बना रहे पूरा विश्व में। तो भाई, अगर आप अमीर को दे दोगे ना तो गरीब चिल्लाने लगेगा, गरीब को दे दोगे तो अमीर चिल्लाने लगेगा, भाई हम भी तो इंसान हैं, मुझे भी चाहिए। अगर सरकार को दे दोगे तो अमीर गरीब दोनों रोड पर आ जाएंगे। तो कहीं पर भी कोई भी शांति नहीं रहेगा। इसलिए सबको क्या करना होगा? न्याय संगत, सबके साथ न्याय के साथ देना होगा। जिसका जितना हक है उसको उतना देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? सामान्य जाति में, दुर्लभ जाति में, स्थानीय जाति में, स्थानिक जाति में, या फिर लुप्त जाति में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानिक जातियों में। ठीक है, निकोबारी कबूतर किस में आता है? स्थानिक जातियों में। यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे निकोबारी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। निकोबार का मतलब क्या होता है? अंडमान निकोबार एक द्वीप है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, अंडमान निकोबार एक द्वीप है। तो अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप है, एक जगह है, एक स्थान है। तो स्थान से स्थानिक जातियाँ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेना। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें से गलत है, आपको पहचानना है। तो इसमें तो कोई ट्रिक की बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, गंगा और भांगड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, ये जो इस पे नहीं है, तो बाकी सब यहाँ पे सही है। लेकिन आप लोग क्या करना है, इसको याद कर लेना, तीनों को याद कर लेना, याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? ग्रीष्म में, शीत में, वर्षा में, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीत में। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा बहुत ट्रिक आपको लगाना होगा। जैसे रवि है तो रवि से आपको रवि याद रखना है कि रवि आपका फ्रेंड है। ठीक है, और उसको ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। उसको क्या बहुत ज़्यादा लगती है? ठंड बहुत ज़्यादा। उसको ठंड से बहुत परेशानी है। तो उसको रवि, जब भी आप रवि नाम जब भी रवि नाम आएगा आपके सामने, तो आपको उसको ठंड याद आएगा कि इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और ठंड से क्या हो जाएगा? शीत। ठंड से क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। अगले सवाल पे, ये अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि है, यानी जीवन जीने के लिए जरूरी है, प्रारंभिक कृषि है, रोपण कृषि है, या फिर झूम की कृषि है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। चाय क्या होता है? एक रोपण कृषि है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कि झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो झारखंड है हमारा, झारखंड में झारखंड के गुआ और नुआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, तांबा, या फिर अभ्रक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है? जैसे यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको याद रखो, नुआ। नुआ से क्या हो जाएगा? नया। मुंडी से क्या हो जाएगा? मुंह। ठीक है, नया मुंह। ठीक है, तो मान के चलो ना, आप इमेजिन करो कि आप कोई मूर्ति बनाते हो और बार बार उसका मुंह जो है ना टूट जाता है। तो आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि इसमें लोहा का मूर्ति मुंह लगा दो। ठीक है, इसलिए नहीं टूटेगा। ठीक है, लोह अयस्क, लोहा का मुंडी लगा दो, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे ट्रिक लगा लेना, याद रहेगा।
अगले सवाल पे ये अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल या फिर उपरोक्त में से सभी? तो भाई सभी चीज़ों को क्या हम पाइपलाइन के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में, 9वीं में, 7वीं में या फिर 6ठी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो हमारे देश के 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। तो देखिए कोई भी भाषा होता है ना, तो भाषा के कारण जो है लड़ाई ना हो, भाषा के कारण कोई किसी को छेड़छाड़ ना करे, तो सभी भाषाओं को एक जगह इकट्ठा कर देना। एक जगह इकट्ठा कर करके मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक कमरा बनाया गया, उस कमरे में सभी 22 भाषाओं को क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया और कह दिया गया ये इंडिया है, ठीक है भाई, ये इंडिया है और इसमें ये 22 भाषाएँ हैं, ठीक है, और इसको मान्यता है। और उसके बाद क्या कर दिया? एक गेट लगा दिया। क्या लगा दिया? एक गेट लगा दिया। अब कोई भी भाषा इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ना ही कोई भाषा इसके अंदर से निकाल सकता है। तो गेट गेट से 8, गेट गेट से 8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4, 2/3 या फिर 3/4? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3, आपको पता है 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1968 से 1974 में, 1954 से 1968 में, 1974 से 1980 में या फिर 1980 से 1988 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना है नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1954 से 1968 में। अब इसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, तो ये आपको समझ में रखना है कि 14 साल तक चला था। कब तक चला था? 14 साल तक, ठीक है। तो आप सबका डिफरेंस देख लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको करना क्या है कि डिफरेंस देखना है, किसमें 14 साल पूरा था, इसमें आपका 14 साल पूर जाएगा, ठीक है। 6 साल इधर बच गया और 8 साल इधर, 8 6 14, ठीक है ना। देखो 60 पुराने में 6 साल और इधर 8 साल एक्स्ट्रा है, तो 8 अच्छे 14, तो 14 साल चला था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। यानी कि अमेरिका के जो नागरिक लोग थे ना, अपने अधिकार के लिए जो है 14 साल तक लड़े थे, ठीक है। इस तरह से दिमाग में बैठा लो, डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे डिफरेंस देख लेना, 14 साल का जिसमें डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 5% है, 4% है, 14% है या फिर 5% से कम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% से कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश द्विदलीय व्यवस्था रखता है? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। कौन सा रखता है भाई? अमेरिका। अमेरिका जो है द्विदलीय व्यवस्था रखता है, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग को दिमाग में रखना है कि अमेरिका ना ऐसा देश है ना कि दो तरफ वो अपना झुकाव रखता है, आपसे भी दोस्ती करेगा और आपके दुश्मन से भी दोस्ती करेगा, और जिधर देखेगा उधर वो चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसको डिनोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आता है 14 में, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? यानी कि वहाँ पे राजा का शासन जो था वो कौन से साल में समाप्त कर दिया गया था? तो 2008 में, ठीक है। 2008 में राजा का शासन समाप्त कर दिया गया था। और 8 का हमने एग्जाम्पल बताया आपको गेट, 8 से क्या बताया था? गेट। तो 2008 में ना वहाँ की जनता ने राजा को पकड़कर एक गेट में बंद कर दिया, बोला अब तुम राज्य नहीं करोगे, अब हम लोग वोट करेंगे और अपना सरकार खुद चुनेंगे, ठीक है। तो राजा का क्या किया भाई? मान के चलो अगर राजा का कहीं पे शासन खत्म होता है तो राजा का कुछ तो किया जाएगा। तो राजा को मारना भी नहीं है भाई, इंसान है, क्यों मारेंगे उसको? तो इसीलिए उसको क्या करेंगे? एक गेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। 8 से गेट। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? यहाँ पे ये ऑप्शंस है। अब ये ऑप्शंस देखिए ध्यान से, फेडेकोर, नापाम, बामसेफ या फिर कांग्रेस? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेडकोर। क्या हो जाएगा? फेडकोर। अब देखो यहाँ पर ना फेडेकोर वर्ड जो है, ये वाला वर्ड जो है, इस वर्ड से आपको फेविकॉल याद आएगा। जब कभी भी आप इसको रटोगे ना तो आपको बार बार फेविकॉल का दृश्य आपके सामने आ जाएगा कि भाई फेविकॉल फेविकॉल। यहाँ पे है फेडकोर, लेकिन जब भी आप याद करोगे तो आपको फेविकॉल याद आएगा। तो बोल्विया में पानी के निजीकरण के लिए ये हुआ था आंदोलन, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा था
कि मान लो पानी है, ठीक है, तो भाई पानी तो सबको ही पिएगा ना, पानी सबको ही पिएगा। लेकिन वहाँ पे कुछ कंपनियां ना पानी पे अधिकार कर लिया, यानी कि नहीं पानी हम बेचेंगे तब आपको खरीद के पीना होगा। बस जनता में गुस्सा आ गया, जनता ने क्या किया, ढेर सारा फेविकोल ला करके पानी में मिला दिया। लो, अब चाहे नदी हो, और चाहे तालाब हो, और चाहे कुआँ हो, लो कितना तुम लोग बेचोगे, बेच के दिखाओ। ठीक है, तो एक इमेजिन कर लो आप लोग, ठीक है, फेविकॉल, फेविकॉल से फेडकोर याद आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना भाई, 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो भाई केरल में जो है ना शिशु मृत्यु दर कम हो रहा है, यानी कि बच्चे की मृत्यु कम हो रही है, उसका क्या कारण है, क्या कारण है कि बच्चे वहाँ पे कम मर रहे हैं। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता। तो भाई सबसे पहले हो गया शिक्षा। देखिए जिसको अगर शिक्षा होगा ना तो उसको पता होगा कि जब माँ जब गर्भवती होती है तो उसको बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। दूसरा बात है कि मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि हॉस्पिटल नज़दीक में हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, दवा की सुविधा हो, जांच की सुविधा हो, तो ये सब मायने रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो कौन सा संगठित क्षेत्र है जिसको हम लोग नियोजित कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्थायी कर्मचारी। यानी कि जो बड़े बड़े कंपनियां होती है ना, तो वहाँ पर जो है अस्थायी कर्मचारी जो है वो, जो अस्थायी मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब वही काम करेगा, उसका नौकरी लग गया वहाँ पे। ठीक है, वही हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी में अस्थायी कर्मचारी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे क्या ऑप्शन से छाटेंगे, इसको इसको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है। नियोजित का मतलब होता है कि वहाँ पे पक्का हो गया उसका काम। क्या कृषि वाले मजदूर का काम पक्का होता है, नहीं, कृषि नहीं होगा, काम खत्म। ठीक है, लघु उद्योग के श्रमिक, तो बड़े बड़े जो लघु छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, लघु मतलब होता है छोटा, छोटा उद्योग हो गया, जैसे आप मुर्गी पालन कर रहे हो उसमें कोई मजदूर लगा दिए, क्या उसका नौकरी हो गया, नहीं, आपका काम खत्म होगा, उसको आप हटा दोगे। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला को कोई नौकरी होता है, कबाड़ी वाले समझते हो, जो जाता है कचरा उचला लेता है घरे घर मांग करके, किलो के भाव में खरीदता है, उसी को बोलते हैं। तो क्या उसका कोई नौकरी होता है, नहीं, आपका मैंने आज दिया कल नहीं देंगे। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, तो आपको यही वाला ऑप्शन सही लगा होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है भाई, विदेशी कंपनी है, और उसमें अस्थायी कर्मचारी है। अस्थायी का मतलब हो गया कि फिक्स्ड है, वही काम करेगा, जब तक जीवित रहेगा काम करते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए कि कह रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो रोजगार का अधिक अवसर उपलब्ध कराना है और निम्न में से कौन सा उपाय किया जाएगा आपको बताना है। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होनी चाहिए, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना कर देनी चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करनी चाहिए। अब बताइए केवल एक होगा, एक और दो दोनों होगा, दो और तीन होगा, या फिर एक दो तीन दो तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, तीनों होना चाहिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। यानी वो कौन सी एजेंसी है जो भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करेगा। ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप आरबीआई से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपये कर्ज लिया, और राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। राम का हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर आंसर पे। तो देखिए मिल रहा है तो ये तो गलत हो गया ना, उसको मिलेगा क्यों भाई, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 1.5% राम ने लिया तो राम का कम हो गया, राम का कम नहीं हुआ, राम प्रति माह ले रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम प्रति माह ले रहा है, यानी कि एक महीना में 1.5, तो 12 महीने में 12 अच्छे 18% ब्याज दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 18% दे रहा है। और जबकि प्रति वर्ष ये श्याम कितना दे रहा है, 8% दे रहा है। तो राम को महंगा पड़ गया ना, राम को महंगा पड़ गया ना। इसीलिए कह रहा है कि राम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, क्योंकि राम जो है वो प्रति माह दे रहा है और श्याम जो है प्रति वर्ष दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू कर दिया था।
2005 में, 2006 में, 2005 जनवरी 2005 में, या फिर नवंबर 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जारी कर दिया था 2005 में। और कब किया था? अक्टूबर में। कब किया था? अक्टूबर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या फिर राष्ट्रीयवाद? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदारीकरण। क्या हो जाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। सरकार के द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहलाएगी? उदारीकरण। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपके ना कोई कोई चीज़ आपके सामने आ गया, ठीक है, आप सरकार से बोले सरकार ये काम मेरे बाधा में आ रही है, हम लोगों की बाधा में इसको हटा दीजिए या फिर इसके प्रतिबंध को हटा दीजिए, तो सरकार वो प्रतिबंध हटा देता है। ठीक है, मान के चलो कभी कभी कहता है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। फिर आप आंदोलन करते हो, कहते हो कि नहीं ये प्रतिबंधित हटा लीजिए, तो फिर उसको 100 रुपये कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? आपके ऊपर दया कर दिया ना, उदारी कर दिया ना, उदारीकरण। ठीक है। अनसट रेनन ने किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी, फ्रांसीसी, भारतीय या फिर अमरीकी था? बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी था। वो क्या था? एक फ्रांसीसी था। सिंपल है, यहाँ पे अनसट है तो इंसट, इंसट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डालना। ठीक है, आप समझ लो कि एक सीसी के अंदर कुछ डाल रहे हो। ठीक है, इंसट, सीसी, इंसट, फ्रांसीसी। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सबसे आसान क्वेश्चन है आपका, आपको ऑप्शन नंबर ए दिख गया, 1789 में। ठीक है, ये तो सबको पता है, हर एक ज़बान पे है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है कि यंग इटली भूमिगत संगठनों के संस्थापक कौन था? हिटलर था, नेपोलियन था, जुसेप्पे मैत्सनी था या फिर कार्ल मार्क्स था? तो भाई यंग इटली के संस्थापक आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, जुसेप्पे मैत्सनी। ठीक है, तो यंग इटली, यंग का मतलब हो गया जवान, मैत्सनी का हो गया मज़ा, मैत्सनी से क्या हो गया? मज़ा। तो भाई जो जवानी में क्या करते हैं? सब मज़ा लेते हैं। ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो भाई हमने बताया था ना आपको लाइव में कि दक्षिण अफ्रीका से जब वो गांधी जी लौटे तो वहाँ पे आपको याद करना है कि वो 15 रुपया लेकर लौटे। भाई गए थे क्यों? मतलब पहले ना आपको जब कोई बोलेगा ना कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे, तो भाई दक्षिण अफ्रीका वो क्यों गए थे? तो कमाने गए थे। कितना पैसा कमा के आए? तो 15 रुपया कमा के आए। भाई उस समय का 15 रुपया बहुत होता था। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं? तो उस समय का 15 रुपया बहुत होता था। तो ऑप्शन नंबर है जनवरी 1915। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके साथ हुआ था? तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किन के बीच हुआ था आपको बतानी है। तो महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। कहा जा रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैल गई थी? अमेरिका में फैल गया था या फिर अफ्रीका में, ब्रिटेन फैल में या फिर जापान में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। रिंडर पेस्ट कहाँ फैला था? अफ्रीका में। ठीक है, तो रिंडर पेस्ट से आपको पेस्ट याद रखना है, पेस्ट, टूथपेस्ट जो आप सुबह सुबह करते हो, आपको वो क्या कैसा टेस्ट लगता है? आप बोलो फीका। ठीक है, नमकीन लगेगा। आजकल कुछ नमक मिला करके भी प्रचार किया जा रहा है कि आपके पेस्ट में नमक है। आप ये समझो कि आपके पेस्ट में नमक नहीं है। ठीक है, तो फीका है। कैसा है आपका पेस्ट? फीका है, फीका से अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? यानी मित्र राष्ट्र था, आपको बताना है। तो ब्रिटेन। ठीक है भाई, तो हम ना किसी को डांट रहे हैं, ऐ ब्रिटेन, ब्रिटेन से होगा बीट, 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 बीट का मतलब क्या हो गया? मारना, बीट, पीटना, मारना। तो ब्रिटेन, तो भाई दोस्त बन जा वरना मित्र बन जा वरना पीटे हुए, है ना भाई? मित्र बन जाओ भाई, मित्र बन जाओ वरना पीटोगे। ठीक है, याद कर लेना ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है स्पैनिंग जेनिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, जेम्स हर्ग्रीव्स के द्वारा या फिर राफेल के द्वारा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगा है, 20 मिनट लग चुका है आपके इस वीडियो को बनाने में। हर कोई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए और लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए।
इसके अलावा आप दिए गए नंबर से हमारा संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।